उससे। और यही देखने को मिला दोस्तों, ओवैसी की राजनीति जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, और जब वो कोई फैसला लेते हैं राजनीति में तो दोस्तों जो उनको इग्नोर करता है या उनका मुखालिफ होता है उसको मुंह की खानी पड़ती है। वैसे हमने महाराष्ट्र में देखा, और अब हम देख रहे हैं दोस्तों बिहार के अंदर। बिहार में ओवैसी दो शर्तों पर आरजेडी को जो है समर्थन दे सकते हैं। एक तो जो शहाबुद्दीन है, उनकी जो पत्नी धर्म पत्नी है हिना शहाब, उनको अगर आरजेडी कैंडिडेट बनाती है राज्यसभा का, तो ओवैसी के पांचों विधायक समर्थन देने के लिए तैयार हैं। या फिर एमआईएम के जो बड़े नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हम राज्यसभा का अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, और ये महागठबंधन जो है हमारे कैंडिडेट को वोट दे, ताकि हम अपने राज्यसभा में, हमारा कोई मेंबर नहीं है, हम चाहते हैं कि राज्यसभा में भी हमारा एक मेंबर हो। ओवैसी ने ऐसा पेच फंसा दिया दोस्तों बिहार की राजनीति में कि ओवैसी इस टाइम पर किंग मेकर बने हुए हैं। जेडीयू भी कोशिश कर रही है कि ओवैसी का समर्थन मिल जाए, और आरजेडी तो दोस्तों बहुत बड़ी रणनीति बना रही है। कोशिश ये कर रही है कि हिना साहब को खड़ा किया जाए राज्यसभा के लिए, और अगर हिना साहब को राज्यसभा का आरजेडी टिकट देती है तो कहीं ना कहीं ओवैसी और उनके विधायक जो है समर्थन दे सकते हैं आरजेडी को। दूसरी तरफ दोस्तों जेडीयू है, जिस तरीके से अख्तरुल इमान को जेडीयू ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है और विकास कार्यों में मदद कर रही है जेडीयू सरकार में रहते हुए, तो ये माना जा रहा है कि ओवैसी के विधायक जेडीयू को भी समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि पूरे 5 साल उनको अपने विकास कार्य कराने हैं सरकार से। दूसरी तरफ आईपी गुप्ता जो है दोस्तों, आईपी गुप्ता ओवैसी के समर्थन में है, ओवैसी के साथ खड़े हैं, क्योंकि आईपी गुप्ता समझते हैं कि ओवैसी के साथ खड़े होने में ही फायदा है, क्योंकि अगर वो अकेले की तरफ जाते हैं तब वो राज्यसभा में उनके वोट की उतनी कीमत नहीं रह जाती है। लेकिन अगर वो एमआईएम के साथ जुड़कर वोट देते हैं तो उनके वोट की जो कीमत है दोस्तों वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इन 6 वोटों से ही एक राज्यसभा सांसद जो है बनना है बिहार के अंदर। दूसरी तरफ ओवैसी की बात करें दोस्तों, तो ओवैसी राजनीति के जो राजनीतिक समझ है ओवैसी की, उससे लोग काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने बिहार में एक लगातार दूसरी बार 5 सीटों पर जीत हासिल की, और कई सीटें ऐसी थी जहां के दूसरे और तीसरे नंबर उनके कैंडिडेट रहे। माना यह जा रहा है कि बिहार के बाद यूपी में भी उनके लिए अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। कई लोग जो है उनको ये कहकर ट्रोल करते हैं कि 2-3 4 सीटें जीत कर ये क्या हासिल कर लेंगे। आज वही पार्टी है जिसके 5 विधायक है, और बड़ी बड़ी पार्टियां उस पार्टी का, उनके विधायकों का समर्थन लेने के लिए बेकरार नजर आ रही हैं। और जिस तरीके से हर शर्त पर जो है पार्टियां समर्थन के लिए तैयार हैं, जेडीयू की तरफ से जो ओवैसी की पार्टी को जो जिस तरीके से जेडीयू ओवैसी की पार्टी को अपने पाले में शामिल करने के लिए विकास कार्य भी करा रही है उनके, और वाई कैटेगरी की सुरक्षा देती है अख्तरुल इमान को। दूसरी तरफ आरजेडी है जो कि हर हाल में समर्थन चाहती है, चाहे हिना साहब को राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया जाए या किसी और मुस्लिम चेहरे को। तो दोस्तों ओवैसी जो है एक ऐसे हिंदुस्तान के राजनेता हैं जो कि उनकी पार्टी तो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उनकी जो राजनीतिक समझ है या उनकी जो राजनीतिक पकड़ है, वो बड़े बड़े जो राजनीति के धुरंधर हैं उनको भी उनके सामने झुकना पड़ता है और मुंह की खानी पड़ती है। अब से अगर हम बात करें, जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी को भी जो है दारुसलाम समर्थन के लिए जाना पड़ा था, और मनमोहन सिंह सरकार में भी ओवैसी ने समर्थन किया था कांग्रेस का। ओवैसी हमेशा कहते हैं कि मैं किसी पार्टी का दुश्मन या दोस्त नहीं हूं, मुझे अपने लोगों के लिए काम करना है, मुझे अपने लोगों के लिए विकास करना है, और ये बहुत जरूरी भी है। जितने भी मुस्लिम नेता हैं वो यही बात करते हैं कि सेकुलर पार्टियों को जिताना है, सेकुलर पार्टियों को आगे बढ़ाना है, बीजेपी को हराना है। दोस्तों बीजेपी को हराने के बाद मुसलमानों को हासिल क्या हुआ? आज तक मुसलमान अपनी कोई राजनीतिक पकड़ हिंदुस्तान में या राजनीतिक मजबूती जो है हिंदुस्तान के अंदर नहीं बना पाए हैं, क्योंकि आजादी के 75 साल बाद भी कोई भी एक बड़ा मुस्लिम नेता हिंदुस्तान के अंदर नहीं उभर पाया है। अगर हम बात करें ओवैसी की, तो पिछले 10-15 साल में जिस तरीके से ओवैसी पूरे हिंदुस्तान में उभरते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है मुसलमानों के लिए, क्योंकि हर तबके, हर समाज, हर एक बरादरी की जो है हिंदुस्तान के अंदर पार्टी है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी 20% है, और उनका जो राजनीतिक जो हैसियत है या राजनीतिक जो पकड़ है वो बहुत ज्यादा कमजोर है हिंदुस्तान में। पार्टियां उनको इस्तेमाल करती हैं, 80-80% सेकुलर पार्टियों को मुसलमान वोट देते हैं, उसके बावजूद भी मुसलमानों को दरकिनार कर दिया जाता है, उनका नाम लेने से भी सेकुलर पार्टियां घबराती हैं। दूसरी तरफ ओवैसी हैं दोस्तों जो कि माइनॉरिटी की और दलित पिछड़ों की खुलकर बात करते हैं, और यही बड़ी वजह है कि हिंदुस्तान में एक कामयाब राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, और सब पार्टियों से जो है उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, और जहां उनको अपने फायदे के लिए किसी को समर्थन देना होता है वो देते भी हैं,
और देना भी चाहिए दोस्तों। वो हमेशा अपने भाषणों में कहते हैं कि मेरी राजनीतिक पार्टी है, मैंने कोई एनजीओ नहीं बना रखा कि मैं किसी को भी मतलब सिर्फ सेवा में लगा रहा हूँ। मैं अपनी भी महत्वाकांक्षाएं पालता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा समाज भी आगे बढ़े, मेरे लोग भी आगे बढ़े और मेरी पार्टी का विस्तार हो पूरे हिंदुस्तान में। और ये होता हुआ भी नजर आ रहा है। जैसे महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव में कई जगह पर ओवैसी की पार्टी किंग मेकर बनती हुई नजर आई और कई सीटें ऐसी थी जहां के जीतना नामुमकिन सा नजर आ रहा था एमआईएम का। बीएमसी ऐसे बड़े नगर निगम में ओवैसी की पार्टी 8 सीटों पर जीत हासिल करती है दोस्तों। और बिहार के अंदर जिस तरीके से ओवैसी किंग मेकर बनते हुए नजर आ रहे हैं राज्यसभा में, तो माना यह जा रहा है कि ओवैसी जो है आने वाले समय में हिंदुस्तान के बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर और उनकी पार्टी बड़ी मुस्लिम पार्टी के तौर पर नजर आएगी। आप क्या सोचते हैं ओवैसी की राजनीति और रणनीति के बारे में? कमेंट बॉक्स खुला है।